नशा जो है वह सबसे अभी जहर बनते जा रहा है समाज। सही बात। विकृति आ गई है समाज में। इसके चलते इलाके में जो नौजवान गलत रास्ते पे जा रहे हैं, चाहे जिस कारण से जा रहे हैं, चाहे कोई भी कारण, उसमें सुधार हो। चलिए, स्कूल की बेहतर शिक्षा हो, अगर हमको मौका मिलेगा तो उसको हम प्राथमिकता देंगे सुधारने का। लोगों को जाने आने की सुविधा हो, गांव से शहर, शहर से गांव। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गर्मी के साथ साथ सियासी चुनावी तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा पहुंचे। यहां से राजद की ओर से संभावित प्रत्याशी इंजीनियर प्रभास हमारे साथ हैं, जो लगातार क्षेत्र में बने हुए 2010 में राजद से चुनाव भी लड़ चुके हैं और राजद से लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इंजीनियर प्रभास हमारे साथ हैं, बात करेंगे चुनाव में कब आए और राजनीतिक जीवन की शुरुआत इन्होंने कब की। सर, राजनीति में कब आ गए? देखिए, राजनीति जो छात्र जीवन रहा हमारा, हाई स्कूल से लेकर के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर बाद के दिनों का, हमेशा राजनीति से जुड़ाव रहा, लगाव रहा। क्योंकि हम लोग इसी गांव में पैदा लिए जहां बैठे हैं, और यहाँ से एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद मुरलीगंज BL हाई स्कूल में हाई स्कूल की शिक्षा लिया, फिर भागलपुर से इंटर किया, फिर इंजीनियरिंग किया, फिर MTech किया पटना NIT से, और फिर अपना कारोबार किया। चूँकि हम लोग साधारण परिवार से थे तो उसको जीने के लिए भी कुछ चाहिए, और राजनीति से सब दिन लगाव रहा। हमको याद है कि 1982 में मुरलीगंज में गोली कांड हुई थी। उस समय 7th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, और उस गोली कांड का जो हुआ उसके लिए जो जुलूस निकला था, तो हम लोग हॉस्टल से निकल करके उस जुलूस में शामिल हुए थे। हम लोगों के सामने गोली चली थी, 3 विद्यार्थी की मौत हो गई थी उसमें, अनिल, रामचंद्र और जयप्रकाश। तो उस समय से राजनीति को देख रहे हैं, राजनीति से लगाव था। लेकिन आदमी होता क्या है कि जब, और हमारा लक्ष्य पढ़ाई था पहले, पढ़ाई करके फिर नौकरी, फिर कारोबार, फिर राजनीति। 2009 में हम फुल फ्लेज पॉलिटिक्स में आ गए यहाँ, और उसके बाद संयोगवश 2010 में आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के द्वारा हमको सिंबल भी दिया गया, टिकट दिया पार्टी ने, और हम मजबूती से उस चुनाव को लड़े। और उस समय नीतीश कुमार अपने सफलता के चरमोत्कर्ष पर थे। आप इस बात को मानिए, 2005 में जब सत्ता में नीतीश आए, 2010 उनका चरमोत्कर्ष था। उस परिस्थिति में हम इस कठिन क्षेत्र से चुनाव लड़े, और यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार मैडम रंजीता रंजन जी थी, जो पप्पू यादव MP की पत्नी भी हैं, और उनको तीसरे नंबर पर धकेलते हुए हमने अपना दूसरा स्थान कायम किया। और उस चुनाव को हमने पूरी मजबूती से, जितनी बुद्धि, जितनी क्षमता, जितनी ताकत थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिला, और उस चुनाव को हम लड़े। और उसके बाद से लगातार राजनीति में ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आप बिहारीगंज ही नहीं, कोसी के किसी व्यक्ति से, पॉलिटिकल आदमी से, किसी भी दल के आदमी से पूछेंगे कि प्रभास इंजीनियर का क्या है, तो वो कहेगा कि उन्होंने राजनीति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अपना सारा कारोबार, सब चीज़ को छोड़ करके, अपने जो एसोसिएट थे, दूसरे थे, भाई थे, उन पर छोड़ करके हम पूरी तरह से समर्पित होकर के तब से राजनीति कर रहे हैं। और लोगों को 10 में सर आप चुनाव लड़े, आपने जैसा बताया कि 10 में लड़े और दूसरे स्थान पर रहे। क्या 15 की विधानसभा भी चुनाव लड़े? नहीं, 15 में गठबंधन में सीट चला गया। अच्छा। जनता दल यू से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सब गठबंधन हो गया, तो गठबंधन में सीट गया तो हम नहीं लड़े, चुपचाप रह करके जिनको उम्मीदवार बनाया गया उनको मदद किया, यहाँ रह करके अब जीते। आपके सामने 25 का चुनाव है, क्या इंजीनियर प्रभास 25 में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ने के लिए ही हम तैयारी कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी जो सारे चीज़ों का निर्णय लेंगे, उम्मीदवार भी तय वही करेंगे,
और जो बेहतर उनको लगेगा वो करेंगे। अगर हमको लड़ाएंगे तो हम लड़ेंगे, अन्यथा पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके साथ खड़ा रहेंगे। चलिए, बिहारीगंज विधानसभा की समस्या क्या है? समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हाँ, आप जब इस इलाके में आए हैं, कह रहे हैं कि बीते 3 दिनों से आप इस इलाके में घूम रहे हैं, तो इस इलाके में जब आप गांव की ओर जाएंगे तो सड़क नहीं, सड़क की सुविधा नहीं है जो चाहिए, जो होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कह भी रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यवस्था बच्चों के लिए करेंगे। तो वह गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा नहीं है। स्कूल में शिक्षक हैं, पढ़ाई नहीं होती है। और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तब आप दे सकते हैं जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक रहेंगे, जब टीचर अच्छे रहेंगे और उस टीचर ही बच्चे को पढ़ाएंगे। तो अभी जो है बात व्यवस्था, आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग जो बिहार का है उसमें जितने नियम कानून डेली बदलते हैं, चाहे के पाठक का समय रहा हो या आज का समय सिद्धार्थ जी का हो, आप लगातार देख रहे हैं कि हमेशा वो कुछ न कुछ नियम बदलते हैं, कुछ नया लाते हैं, कुछ पुराने को हटाते हैं, तो फिर पुराने को ला करके नया लाते हैं। तो इस तरह क्या है कि बिहार के जो शिक्षक हैं या शिक्षा से जुड़े लोग हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं आज अभी, और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। शिक्षा व्यवस्था हमारे नेता ने कहा है और उनका जो निर्णय होगा उसके साथ हम सड़क विहीन विधानसभा को सड़क मार्ग से और सड़क सुदृढ़ सड़क बनाने की दिशा में पहल करेंगे। शिक्षा भी आपने कहा, स्वास्थ्य की स्थिति भी चरमरा रही है आपके विधानसभा में। देखिए, अगर किसी को यहाँ से इलाज कराना होता है तो उनको यहाँ से मधेपुरा के अलावा कोई विकल्प नहीं है गरीबों के लिए। प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट कई नर्सिंग होम्स खुल गए हैं इस इलाके में भी, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ कितने खर्च होते हैं आपको मालूम है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है में हो, वहाँ की व्यवस्था सबों को मालूम है। तो हमको लगता है कि उस पर भी निगरानी और उसको भी चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जो नहीं है, मेडिकल कॉलेज है मधेपुरा में, आप पता कर लीजिए, तो वहाँ जो शिक्षक हैं या जो डॉक्टर्स पोस्टेड हैं वो वहाँ रहते नहीं हैं। लोकल जो डॉक्टर्स हैं उसके बदौलत वो हॉस्पिटल चल रहा है। सारे जो बड़े डॉक्टर्स हैं जिनकी पोस्टिंग वहाँ हुई है, सारे लोग पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर रहते हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं। सप्ताह में 1 दिन आते हैं, 10 दिन पर 1 दिन आते हैं, या महीना में 1 दिन आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, पेमेंट लेते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो ये जो है, तो वहाँ बेहतर चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पाती है। सदर अस्पताल है, उसमें व्यवस्था नहीं है, जो डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते हैं। फिर मुरलीगंज में अस्पताल है, पीएचसी, उसका नहीं है। हम इस गांव में चाह रहे थे बहुत दिनों से कि एक पीएचसी खुले, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में गरीबों की संख्या है। आपको मालूम है कि बिहार का यह जो उत्तरी भाग है, यह बाढ़ से प्रभावित इलाका है। यहाँ लोग सब दिन परेशान रहते हैं, बाढ़ से भी तबाही होती है। जो बलुआही मिट्टी है, खेती भी उस प्रकार का उपजाऊ नहीं हो पाता है, तो किसान को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। बाढ़ कभी आ गया, कभी बारिश आ गई, कभी सूखा हो गया, तो किसान भी परेशान रहते हैं। उनके पास इतना संसाधन नहीं है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सके। तो उसके लिए बेहतर व्यवस्था करनी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। तीसरी बात एक मैं और बताना चाहता हूँ आपको, नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी था उस पर मैं कुछ कह देना इसलिए चाहता हूँ कि मैं लगातार गांव के इलाके में रहता हूँ, और जब नए पीढ़ी के युवकों को, नौजवानों को, छात्रों को देखता हूँ, उसकी स्थिति को, उसके चाल चलन को, उसके रास्ते को, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, जो क्राइम्स बढ़ा है इलाके में, पूरे बिहार में और यहाँ भी बढ़ा है, तो इसके पीछे कारण क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, बिना आपके सवाल पूछे। इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये शराबबंदी के बाद बिहार में शराब हर जगह मिलती है, ये आपको भी मालूम है। सारे अधिकारी, पदाधिकारी, लीडर, सब जो लोग जिनको पीना है वो सबको अवेलेबल है घर पर शराब। और शराबबंदी के बाद एक तो 3 गुना 4 गुना कीमत पर लोग शराब खरीद के पीते हैं।
दूसरी बात, जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे नहीं होने के कारण वो घर का सोना चांदी, फसल, अनाज या अपने पेरेंट्स का, गार्जियन का पैसा चुरा लेना, उससे वो गलत नशा की ओर, जो सस्ता नशा है, उसकी ओर बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं बच्चे। और ये जो है, और जो हत्याएं हो रही है उसमें लोग, बच्चे क्रिमिनल्स भी बन रहे हैं। थोड़े पैसे के लिए, थोड़े पैसे का लोभ दे दिया, वो किसी की हत्या कर दिया जाके। तो इस तरह का जो चीज़ है, ये जो बढ़ा है समाज में, विकृतियां बढ़ी है। आज शहर से ज़्यादा क्राइम और मानसिकता क्राइम की गांव में पलने लगी है। इस केवल शराबबंदी के कारण मुझे लगता है जिस तरह से यह कारोबार फैला, यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और इसमें जो लोग हैं, वो लोग, जो लोग आवाज़ उठाते हैं, उनकी भी हत्या हो जाती है। तो इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना है, देना चाहिए। और आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी की अगर सरकार बनती है, तो चूंकि गांव का अनुभव बता रहे हैं हम, तो हम लोगों का आग्रह होगा कि इसमें सुधार हो, पहल की जरूरत। बिल्कुल। चलिए, लोगों के बीच जा रहे होंगे भी, मैं लगातार, क्या कहते हैं लोग? नहीं, लोग देखिए, लोग जो हैं परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वो किसके नेतृत्व में परिवर्तन चाहते हैं? तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो विधायक किसको बनाना चाहते हैं? ये भी एक सवाल है बड़ा। जब आप इलाके में सर्वे करेंगे, घूमेंगे, तो जनता आपसे क्या कहती है? नहीं, जनता हमारे साथ है, आप आइए, आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। जनता आपके साथ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आपके बिहारीगंज बाजार का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के व्यापारियों का, वहाँ के आम जनों का कहना है कि शाम में यहाँ चलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है जाम से। जाम है, उसके लिए बाईपास एक है, और फिर इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से। जो कि देखिए, बिहारीगंज होके हम लोग जब किसी से मिलने जाते हैं तो डर होता है कि शाम को अगर जाएंगे तो फंस जाएंगे। एक घंटा, डेढ़ घंटा, मैं खुद जाम में फंसा हुआ। इसका क्या निराकरण करेंगे? ये जनता पूछती है। देखिए, जो बाजार है उसको व्यवस्थित तरीके से, वहाँ बाजार समिति भी है, आपको मालूम है। हाँ, बिल्कुल। अगर हम उस बाजार को, जो रोड साइड में जितनी दुकानें सजती है शाम को, अगर हम एक मार्केट बना दें ऑर्गेनाइज तरीके से, हमारे पास, सरकार के पास जमीन उपलब्ध है, तो वो भीड़ जो है उस बाजार में चली जाएगी, तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से एक ये बेहतर उपाय है वहाँ के शहर के लिए। मुरलीगंज में भी वही स्थिति है जाम की। इस दिशा में पहल होगी आपकी? बिल्कुल, अगर ईश्वर ने मौका दिया और लोगों ने चाहा तो निश्चित रूप से हम, देखिए, हमारे राजनीति में आने का क्या कारण है? हम राजनीति धन, राइफल, मकान, इसके लिए नहीं आए। हमारा राजनीति माने लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं आए, आ तो जाते हैं, उसके बाद जीतने के बाद, जीतने का पीए मालिक बन जाते हैं, सब चीज हो जाता है। क्या इंजीनियर प्रभास में भी चेंज होगा? नहीं, हमारे में क्या चेंज होगा? हम तो आपको पहले भी बताए व्यक्तिगत बातचीत में, जो हमारी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यहाँ हम रहते हैं, आप भी आए तो आपने देखा, हमको जितनी सुविधा चाहिए लोगों को आम जीवन जीने के लिए उतनी है हमको उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हम देश विदेश घूम करके बैठ गए हैं। सारे चीज़ दुनिया में, जो चीज़ इंसान, जो एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति को चाहिए, उतना हमारे पास है। उससे हमारा काम चल जाएगा। मेरा उद्देश्य है इस इलाके में सामाजिक सौहार्द, जात पात को ख़त्म करो। मजबूत होगी, नैतिकवान आप रहेंगे तो आप बेहतर समाज में कर सकते हैं, बिना किसी चीज़ से ऊपर उठे हुए। अभी लोग क्या हैं कि व्यक्तिगत जो स्वार्थ होता है व्यक्ति का, वो आदमी को नीचे गिराता है। तो हम व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत आकांक्षा या पारिवारिक आकांक्षा, किसी भी चीज़ से ऊपर उठ कर के काम करना चाहते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा इंजीनियर है, बेटी ऑक्सफोर्ड जा रही है पढ़ने के लिए जनवरी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो रहा है, वो जनवरी में ऑक्सफोर्ड चली जाएगी पढ़ने। तो मेरी वाइफ है, उसकी भी कोई व्यक्ति, वो भी एमएससी है, टॉपर रही है, और व्यक्तिगत उसकी भी कोई इच्छा नहीं, मेरी वाइफ की भी नहीं है, ना मेरे बच्चों की है, ना और ज़्यादा कुछ करना है। जितना हमने किया है वो काफ़ी है।
अगर आपको पार्टी मौका देती है तो 3 ऐसे काम जो इस क्षेत्र के लिए सोच के रखें। देखिए, सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य होगा कि इस इलाके में जो नौजवान गलत रास्ते पे जा रहे हैं, चाहे जिस कारण से जा रहे हैं, चाहे कोई भी कारण हो, उसमें सुधार हो। चलिए, स्कूल की बेहतर शिक्षा हो। अगर हमको मौका मिलेगा तो उसको हम प्राथमिकता देंगे सुधारने का। और लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। लोगों को जाने आने की सुविधा हो, गांव से शहर और शहर से गांव, ये बेहतर सुविधा हो। जो हम कर सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो करने का प्रयास करेंगे। यही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। पहले है समाज सुधार। समाज सुधार। जो बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम जब रात को आते हैं, गांव घुसते हैं, तो देखते हैं सड़क पर नौजवान नए लड़के 18 साल 20 साल के नशे में चूर घूम रहा है, तो बहुत दुख होता है। हमने कई दिन गाड़ी रोक करके उन लोगों को डांटा भी है, कहा भी है। यहाँ के मुखिया को, सरपंच को बुला कर कहा है कि तुम मीटिंग करके ऐसे नौजवानों को हिदायत दो। और हमने भी हिदायत किया है कि सड़क पर मत रहो, नशे की ओर मत भागो। और नशा जो है वह सबसे अभी जहर बनते जा रहा है समाज सही में। बात। विकृति आ गई है समाज में इसके चलते। उसको सुधार करना बेहद जरूरी है। अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनती है तो उनसे हम उस समय आग्रह करेंगे, चाहे हम चुनाव लड़ें अथवा न लड़ें, हमारा कमिटमेंट सामाजिक न्याय, सामाजिकता है, समाजवाद है, लालू जी हैं, विचारधारा है, कर्पूरी ठाकुर, जेपी लोहिया, तमाम लोगों के विचारधारा को आगे बढ़ाना है। हमने जो पीछे किया वो हमारा एक नैतिक या सैद्धांतिक ये था कि हमारा जो हक है, आप दिन भर काम करते हैं, आपको मजदूरी नहीं मिलेगी तो आप निराश और नाराज होकर घर जाएंगे। तो आदमी को, काम करने वाले को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, उसके हक अधिकार मिलने चाहिए। ये हमारा मूल ध्येय है और उसी का परिणाम था। लेकिन हम अपनी विचारधारा से कभी भटकने वाले नहीं हैं। देखिए, इंजीनियर प्रभास कहते हैं, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। समाज में जो कुकृति, समाज में जो विकृति, समाज जो नशा की ओर भाग रहा है, इसको सुधार करने की सख्त ज़रूरत है। समाज को, एक गांव को शहर से, शहर को गांव से जोड़ने की मेरी प्राथमिकता होगी। मेरी प्राथमिकता होगी युवा रोजगार से जुड़े, स्वरोजगार से जुड़े, महिलाएं स्वावलंबी बने। ये मेरे अपराध मुक्त बिहारीगंज विधानसभा हो। क्षेत्र में लोग रात को 10 बजे हो या 12 बजे हो या दिन के 12 बजे खुलेआम जाएं, कोई चीज़ का डर भय ना हो। ये क्षेत्र को हम बनाना चाहते हैं, बिहारीगंज को विकसित बनाना चाहते हैं, बिहारीगंज विधानसभा को सबल बनाना चाहते हैं, आदर्श विधानसभा बनाना चाहते हैं। मेरी राजनीति में कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं पार्टी का सेवक हूँ। पार्टी जो भी आदेश देगी, हम आदेश का पालन कर जनता के हित में काम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जनता से अपील होगी, इस बार तेजस्वी की सरकार बनाएं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के विकास में उनकी सहभागिता का साथ